हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ सच्ची और डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएंगे। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। कहते हैं कि प्यार में इंसान किसी भी हद तक चला जाता है, 7 समुंदर पार कर जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे सब्सक्राइबर मुकुंद जी के साथ। वो अपने प्यार में लॉकडाउन में आधी रात को सुनसान रास्ते पर निकल पड़े अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, और फिर जो उनके साथ हुआ वो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आइए जानते हैं कि क्या थी वो रूह कपा देने वाली घटना। ये कहानी हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर मुकुंद जी ने। ये घटना सेकेंड लॉकडाउन के समय की उनके साथ घटी एक सच्ची घटना है। मुकुंद जी बताते हैं, ये कहानी है 7 से 8 महीने पहले की। मेरी गर्लफ्रेंड अपनी सिस्टर के यहाँ गई हुई थी और उस समय हमारी लड़ाई हो गई थी। तो मैंने उससे मिलने का सोचा और सारी बात आमने सामने ही क्लियर करने का सोचा। तो मैं शाम को 6 बजे के आसपास घर से निकला उसकी दीदी के शहर जाने के लिए, और लॉकडाउन और कर्फ्यू में जैसे तैसे बच बचा कर मैं उसकी दीदी के घर के यहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचकर मैंने उसको कॉल किया और बोला कि आप कहाँ हो, मैं आपकी दीदी के घर के पास हूँ और आपसे बात करनी है। तो उसने बोला, मैं आपसे नहीं मिल सकती अभी। थोड़ी देर और वेट किया मैंने। फिर 11 बजे हमारी फ़ोन पे ही बात हुई अच्छे से। उसके बाद मैं वापस आने लगा। जब मैं घर वापस आने के लिए निकला तब कर्फ्यू था, लॉकडाउन में सुनसान और जंगल का रास्ता। मुझे बहुत डर लग रहा था। 90 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे पार करना था और वो रोड हाईवे था, NH35, रायगढ़ से तमनार रोड। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैं। तो मैंने हिम्मत जुटाई और वहाँ से आगे बढ़ा। कुछ ट्रक दिखाई दिए मुझे, बंद पड़े हुए सड़क के बगल में खड़े थे। मैं धीरे धीरे हिम्मत करके आगे बढ़ रहा था। मुझे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि मैं YouTube पे अक्सर हॉरर स्टोरीज सुनता रहता हूँ, तो वो सारी कहानियाँ रह रहकर मुझे याद आ रही थी। मुझे कभी कभी एहसास हो रहा था कि कोई मेरी बाइक के पीछे वाली सीट पे बैठा है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। मैंने इसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया। अचानक से मेरी बाइक के आगे से कुछ बहुत स्पीड से गुजरा। ये देखकर मैं एकदम से डर गया। थोड़ा और आगे बढ़ने पे मुझे 4-5 साल का एक बच्चा दिखाई दिया। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। रात के 12-1 बजे सुनसान सड़क पे एक बच्चे को रोते हुए देख मेरी धड़कन रुक सी गई थी। मेरी वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे ही मैं बच्चे के नज़दीक पहुँचा, उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और वो कोई बच्चा नहीं, एक पिशाच सा लग रहा था। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद और आंखें एकदम लाल हो गई थी, और अब रोने की जगह उसके हंसने की आवाज़ आ रही थी। ये देख के मैं काफ़ी डर गया। मैं बाइक की स्पीड धीरे ना करके और तेज़ी से वहाँ से आगे निकल गया। तभी मैंने अपने बाइक के साइड मिरर में देखा कि एक औरत जिसका चेहरा पूरा खून से लहूलुहान है और वो बच्चा मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैं बाइक के मिरर में देखता वो दोनों मुझे दिखाई देते। मैं उन्हें डायरेक्ट अपनी खुली आंखों से नहीं देख पा रहा था। तभी मुझे यह एहसास होने लगा कि मेरे कान के पास किसी की फुसफुसाहट और बच्चे की हंसी सुनाई पड़ रही थी। मैं इतना डर गया था कि मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। बस मुझे मेरे परिवार वालों की याद आ रही थी। मुझे लगा शायद मैं यहाँ से बच के अब कभी वापस नहीं जा पाऊँगा। तभी मुझे यह एहसास हुआ
जबकि उस औरत के साथ अब कई सारे लोग और भी मेरे तरफ बढ़ रहे हैं और वो सब तेज़ी से मेरी ओर आ रहे थे। मेरे बाइक की स्पीड मैक्सिमम होने के बाद भी वो लोग बहुत तेज़ी से मेरे पीछे आ रहे थे। मुझे लगा कि वो सब मुझे छू रहे हैं और खींच रहे हैं। मैं उनको डायरेक्ट नहीं देख पा रहा था, लेकिन बाइक के मिरर में वो लोग मुझे दिख रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था और बहुत घबराहट होने लगी थी। मैं खुद को कोसने लगा क्योंकि ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था, वो भी इतनी रात में अकेले सुनसान रास्ते पे जाने की वजह से ही हो रहा था। मैं अपने मन में यही सोच रहा था कि अब क्या होगा कि तभी अचानक उस औरत का चेहरा बहुत तेज़ी से मेरे चेहरे के ठीक सामने आया। एक परछाई जैसी वो ठीक मेरे बाइक के सामने आई और डर से मैंने अपनी बाइक का बैलेंस खो दिया और बाइक से गिर गया। बाइक के साथ घसीटते हुए मैं कुछ दूर जा गिरा। मुझे काफ़ी चोट आई थी और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो लगभग सुबह होने वाली थी। मैंने अपने आप को देखा तो पाया कि मुझे काफ़ी चोटें आई हैं। मुझे थोड़ा दर्द भी हो रहा था। उसके बाद मैंने जैसे ही अपने बाइक की तरफ नज़र घुमाई, मैंने देखा वो बच्चा मेरी बाइक के पास खड़ा था। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और ऐसी हालत में मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। जैसे ही मैंने पलकें झपकाई, वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया था। थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके मैं उठा और जैसे तैसे खुद को संभालते हुए अपने घर पहुँचा। कुछ दिन लग गए मुझे ठीक होने में। काफ़ी समय तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तब मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई तो उसने बताया कि वो रास्ता हॉन्टेड है, वहाँ कई एक्सीडेंट होते रहते हैं, इस वजह से वहाँ मरने वालों की आत्माएं वहीं रह जाती हैं और रात में वहाँ से गुजरने वाले लोगों को वो डराती हैं और उन्हें नुकसान पहुँचाती हैं। भगवान का शुक्र है कि उस दिन मैं बच गया और ज़िंदा घर वापस आ गया, लेकिन उस रात को याद करता हूँ तो डर से मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, नेचर यानी प्रकृति हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। पेड़ पौधे, जंगल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, पर क्या हो अगर कोई जंगल ही हमारे लिए खतरा बन जाए? जी हाँ, आज हम एक ऐसे जंगल की कहानी सुनेंगे जो हॉन्टेड माना जाता है और कहा जाता है कि वहाँ कई आत्माओं और अदृश्य शक्तियों का वास है। ये कहानी है वेस्ट बंगाल में स्थित डाउ हिल की। ये दार्जिलिंग के पास स्थित एक जंगल है। 2013 में वहाँ की पुलिस ने मदद मांगी क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ 2 रहस्यमय और अजीब तरीके से मौतें हुई थी। उनको सॉल्व करने के लिए बड़ी टीम्स गई पुलिस की, बट ये रहस्य सुलझ नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने मदद के लिए इश्तिहार दिया पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के लिए। वहाँ के लोगों ने ऐसी ऐसी घटनाएं बताई जिस पे उन्हें विश्वास करना ही पड़ा। बहुत ही घना जंगल है जहाँ सूरज की रोशनी भी पूरी नहीं पहुँच पाती और ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई है। अचानक वहाँ का मौसम बदल जाना और हर वक्त ये महसूस होना कि किसी की आंखें आपको घूर रही हैं। पुलिस ने जो इश्तिहार दिया था वो इंडिया से बाहर एक पैरानॉर्मल टीम थी, उन्होंने देखा। उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट किया और कहा कि वो उनकी मदद करेंगे और कहा कि उनकी पूरी टीम इसमें होगी। और ये टीम 8 से 10 लोगों की थी और वो लोग इंडिया आए और वेस्ट बंगाल की टीम से कांटेक्ट किया और पुलिस उन्हें पूरी तरह सपोर्ट देने का आश्वासन देती है और कहती है हम आपके लिए सारे अरेंजमेंट्स करेंगे, पर आप हमें इन सब घटनाओं के पीछे का रहस्य ज़रूर बताइए, क्योंकि उन बॉडीज़ पे जो निशान हैं वो नॉर्मल नहीं हैं। वेस्ट बंगाल पहुंचने के बाद पूरी टीम उस जगह जाने की तैयारी में लग गई और उस जंगल में
वो सिर्फ अपनी टीम के साथ ही जाने वाले थे, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी होगा या दिखाई देगा वो एक आम इंसान नहीं देख सकता। यह उसके बस की बात नहीं है। इन सब अदृश्य शक्तियों से कैसे निपटना है, ये सब उस टीम को अच्छे से पता था, क्योंकि ये उनका रोज़ का काम था। उन्होंने कहा कि यहाँ से आगे हम पूरी टीम अकेले जाएंगे। अगर कोई ज़रूरत हुई तो हम आपसे मदद ज़रूर मांगेंगे। ये पूरी टीम वहाँ से दार्जिलिंग के लिए निकली और वहाँ से उन्हें डॉ हिल जाना था, लेकिन रात हो जाने की वजह से इन्हें किसी होटल में ही वो रात बितानी पड़ी। वहाँ बैठकर पूरी टीम ने इस केस के बारे में स्टडी की और लोगों से इस बारे में पूछताछ की। इनके पास ऐसे उपकरण थे जिनसे ये पता लग जाता था कि इंसान के अलावा कोई और शक्ति वहाँ मौजूद है। अगली सुबह पूरी टीम रेडी होकर डॉ हिल के लिए निकल जाती है, लेकिन किसी अनजान कारणवश इनको शाम के 6 बज गए वहाँ पहुँचते पहुँचते, जबकि इनको सुबह पहुँच जाना था और शाम तक वापस आना था। वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने वहीं टेंट लगा के रुकने का डिसाइड किया, पर ये टेंट्स लगाने में फेल हो गए। पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें वहाँ रुकने से रोक रही थी। लगातार कोशिशों के बावजूद जब टेंट्स नहीं लगे तो इनके टीम के ही एक साथी ने उन्हें वहाँ से वापस चलने की सलाह दी और सब उसकी बात मानकर वहाँ से वापस आ गए। वो वापस अपने होटल में आए और यही सब सोच के परेशान थे कि ये सब कैसे हुआ। थोड़ी देर बाद इनके गैजेट्स में से कुछ अजीब आवाज़ें आने लगी जो किसी अदृश्य शक्ति के होने का संकेत देते हैं, और उन्हें अपने किसी आदमी से ये पता चलता है कि वहाँ उन्होंने किसी चीज़ को चखा था जिससे वो अदृश्य शक्ति उनके साथ यहाँ आ गई थी। ये जानने के बाद भी सभी शांत रहे। अगले दिन शाम के 4 से 5 बजे तक ये डॉ हिल पहुँचते हैं और अंदर जाते हैं। इन्हें वहाँ घूमते घूमते रात हो जाती है। ये जब वापस आने के लिए गाड़ी के पास आने लगते हैं तो इन्हें इनकी गाड़ी नहीं दिखाई देती और इन्होंने रात में वहीं रुकने का फैसला किया और ये सब वहीं बैठकर इस केस के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। फिर एक ने अपना फ़ोन निकाला और टाइम देखा, बट फ़ोन में कुछ नहीं दिख रहा था। तभी मौसम बदलने लगता है तो ये सभी फिर गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर इन्हें गाड़ी दिखाई नहीं देती, जबकि गाड़ी इनसे थोड़ी ही दूर खड़ी थी। अब वो पेड़ों की वजह से या उस अदृश्य शक्ति की वजह से, पर इन्हें कुछ ही दूर खड़ी गाड़ी नहीं मिल रही थी। इतने में बारिश शुरू हो गई और तेज़ी से गाड़ी की तरफ ये लोग पहुंचने की कोशिश करने लगे। इनके पास जो उपकरण थे वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगे थे और ये सब काफ़ी डर गए थे, क्योंकि उन उपकरणों का एक साथ इतनी तेज़ी से आवाज़ करना ये संकेत दे रहा था कि आपके आसपास एक नहीं कई सारी अदृश्य शक्तियाँ मौजूद हैं। उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं महसूस किया था जैसा उस समय कर रहे थे। इनमें से एक आदमी अचानक से एक जगह खड़ा हो गया और जब बाकी सब उसे यहाँ से चलने के लिए बोलने लगे तो उसने अपनी उंगली से इशारा किया जिस तरफ गाड़ी खड़ी थी और अजीब सी आवाज़ में बड़बड़ा रहा था। सब उसे अपने साथ लेकर गाड़ी की तरफ भागे। वो सब भूल गए कि वो लड़का अजीब आवाज़ में बड़बड़ा रहा था और उसके चेहरे के हाव भाव और रंग बदल गए हैं। वो अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं और उसमें बैठते हैं। बारिश होने के कारण टेम्परेचर गिर गया था, लेकिन उस गाड़ी में इतने सारे लोग बैठे थे तो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होने की बजाय कुछ ज़्यादा ही ठंडा था। इससे उनको ये एहसास हो गया कि गाड़ी के अंदर इन सब के अलावा भी कोई है। इनके एक टीम मेंबर ने मोबाइल से सबकी वीडियोस बनाई तो हर किसी के साथ 1, 2 और उससे भी ज़्यादा परछाइयाँ दिख रही थी। फिर इन्होंने अपने साथ लाए उपकरण से उन आत्माओं से बात करने की कोशिश की और उनके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन 50 से ज़्यादा आत्माओं का जवाब
एक साथ आया जिससे ये कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। और आखिर में इन्होंने पूछा कि क्या आप सब हमारे साथ जाना चाहते हो या हमें अपने साथ ले जाना चाहते हो? अगर हमें अपने साथ ले जाना चाहते हो तो कोई जवाब मत देना। गाड़ी में काफ़ी देर खामोशी फैल गई। ये सब काफ़ी डर गए थे कि अब ये आत्माएं हमारा साथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी। उसमें से ड्राइविंग सीट पे बैठा आदमी उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, ना ही गाड़ी का दरवाज़ा खुल रहा था। थक हार कर ये सभी चुपचाप बैठे रहे और गाड़ी के अंदर भयानक ठंड थी। पूरी रात ये उस ठंड में बैठे रहे। इन सभी के शरीर पर आज भी कोई ना कोई स्क्रैचेस हैं, जैसे उन आत्माओं ने इन्हें कोई निशानी दी हो। जैसे ही सुबह हुई, गाड़ी की चाबी अपने आप घूमती दिखी और फटाफट से इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और ये सभी उस जगह से निकले और सीधे पुलिस से आकर मिले और उनसे कहा कि इस केस में हम आपकी मदद नहीं कर सकते। और वो सब उसी दिन वहाँ से अपनी कंट्री वापस चले गए। तो आइए अब हम सुनते हैं शाक चुन्नी की कहानी। ये कहानी कोलकाता में बसे एक गांव की है। वहाँ ऐसा माना जाता था कि उस गांव में किसी जोड़े की शादी नहीं होगी। अगर किसी जोड़े की उस गांव में शादी होती तो अगले दिन उन दोनों की मौत हो जाती थी। इस वजह से उस गांव में कोई शादी नहीं होती थी। गांव के लोगों में इस बात को लेकर बहुत दहशत थी। अगर उस गांव के किसी घर में शादी होती तो वो लोग किसी दूसरे गांव या शहर जाकर शादी करवाते और शादी के 2-3 दिन बाद ही उस गांव में वापस लौटते। अशोक शहर से पढ़ाई पूरी करके अभी अभी गांव आया था। पढ़ाई पूरी करते ही उसकी शहर में नौकरी भी लग गई थी। इस बार जब वो घर आया था तो उसके माता पिता ने उसकी शादी की बात चलाई और एक अच्छे घर में उसकी शादी तय हो गई। लड़की का नाम शालिनी था। वो भी एक पढ़ी लिखी लड़की थी। अशोक और शालिनी दोनों ही पढ़े लिखे थे और भूत प्रेत और चुड़ैल जैसी बातों पे विश्वास नहीं करते थे। उन्हें ये सब अंधविश्वास लगता था। शालिनी के माता पिता ने शादी शहर में ही करने का फैसला किया। सब लोग खुश थे, पर अशोक ने कहा कि शादी गांव में ना करके शहर में क्यों करें हम, जबकि यहाँ गांव में शादी अच्छे से और धूमधाम से हो सकती है और सब शामिल भी होंगे। तब अशोक के माता पिता और सारे गांव वालों ने उसे बताया कि इस गांव में जिस जोड़े की शादी होती है उसकी मौत हो जाती है। पर अशोक उनकी इस बात पे हंसने लगा। उसने कहा, क्या माँ पिताजी, आप आज के ज़माने में भी इन सब बातों को मानते हैं? और हंसने लगा। सबने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना और अशोक और शालिनी उसी गांव में शादी करने का फैसला करते हैं। शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हो गई थी और तब से ही शालिनी को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा था। धीरे धीरे शादी वाली रात भी आ गई। बारात अशोक के गांव से निकलकर शालिनी के गांव आ गई। शादी की विधि शुरू हुई। सब लोग डरे हुए थे कि पता नहीं अब क्या होगा आगे। सबसे ज़्यादा अशोक और शालिनी के माता पिता डरे हुए थे, क्योंकि उनके बच्चों की ज़िंदगी का जो सवाल था। शादी तो अच्छे से संपन्न हो गई तो सब थोड़े से निश्चिंत हो गए। उन्हें लगा कि शायद अब इस गांव में ऐसी कोई घटना ना हो। वहाँ का रिवाज था कि शादी के बाद दामाद को 2 दिन और 2 रातें लड़की के घर पे ही रहना होता था। शादी के बाद अशोक और शालिनी को एक सजे धजे कमरे में भेज दिया गया, पर सबके मन का डर पूरी तरह से गया नहीं था। उसके बाद सब सोने चले गए। अशोक के गांव के लोग और रिश्तेदार भी रुके थे। सुबह जाने वाले थे अपने गांव वापस। शादी के कामों में हुई थकान की वजह से सब गहरी नींद में सो गए। अगले दिन डरते हुए सब अशोक और शालिनी के कमरे की ओर गए और उन्हें आवाज़ दी,
उनकी आवाज़ ना आने की वजह से सब डर गए और रोना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर में अशोक ने दरवाज़ा खोला और सबके ऊपर हंसने लगा। उसने कहा, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। शालिनी बाथरूम में है और मैं गहरी नींद में था, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल पाया। उसके बाद सबने नाश्ता किया और अशोक के यहाँ के लोग वापस चले गए। अब सब एकदम निश्चिंत हो गए थे। उन्हें लगा इस गांव पे जो बुरा साया था वो शायद हट गया। सब खुश थे। उसी तरह खाते पीते हंसते बोलते पूरा दिन बीत गया। रात हुई। अशोक और शालिनी खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। बाकी सब लोग भी सोने चले गए। आज सब निश्चिंत होकर सो रहे थे। सुबह हुई और शालिनी की माँ अशोक और शालिनी को नाश्ते के लिए बुलाने गई। बहुत बार दरवाज़ा खटखटाने पे भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इतने में घर के सभी लोग आ गए। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि अशोक और शालिनी की लाश ज़मीन पे पड़ी थी। सबके होश ही उड़ गए और वो लोग रोने लगे। अशोक के माता पिता को भी ये खबर भिजवाई गई तो वो दोनों गांव के कुछ लोगों के साथ वहाँ आ गए और बहुत रो रहे थे। सब ने कहा इन दोनों को कितना समझाया पर इन लोगों ने उसे अंधविश्वास समझ के नज़रअंदाज कर दिया। अब देखो क्या अंजाम हुआ। पर अब अशोक और शालिनी के घर वालों को ये जानना था कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। गांव वालों को और बाकी सबको सिर्फ यही पता था कि किसी जोड़े की शादी होगी यहाँ तो उनकी मौत हो जाती है, वो बुरा साया उन्हें मार देता है। पर क्यों, ये कभी किसी को नहीं पता था। वो सब लोग मिलके एक सिद्ध बाबा के पास गए ये जानने, क्योंकि सिर्फ वही थे जो उनके इन सवालों का जवाब दे सकते थे। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक रहता था। वो बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं करता था। वो खुद को बहुत शक्तिशाली बनाना चाहता था। उसे ये बात पता थी कि अगर किसी नवविवाहिता की बलि दी जाए तो वो शाक चुन्नी बन जाती है और जो इंसान नवविवाहिता की बलि देता है वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। उस गांव में एक नई शादी हुई थी और शादी की पहली ही रात उस तांत्रिक ने दूल्हे को मारकर दुल्हन को अपने साथ ले गया और कुछ तांत्रिक विधियां करने के बाद उसने उस दुल्हन की बलि दे दी। क्योंकि उस दुल्हन की शादी के बाद की इच्छाएं अधूरी रह गई थी तो वो शाक चुन्नी बन गई और कुछ दिनों बाद उस तांत्रिक की भी मौत हो गई। तब से इस गांव में कोई शादी नहीं होती। अगर होती है तो शाक चुन्नी उन्हें मार देती है और इतने सालों में वो बहुत ताकतवर हो गई है तो अब उसे नहीं रोका जा सकता। आप लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि आप लोग इस गांव में किसी की शादी नहीं कराएं, वरना उनका भी वही हाल होगा जो आप दोनों के बच्चों का हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कुछ नई, सच्ची और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।